नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम सब चाणक्य की नीतियां पढ़ते हैं, उन्हें रटते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर चाणक्य आज जिंदा होते तो वो कैसे दिखते? क्या वो कुर्ता धोती पहनते या फिर एक मॉडर्न सूट बूट में किसी बड़ी कंपनी के सीई होते? बहुत ही दिलचस्प सवाल है आरके, और इसका जवाब ये है कि चाणक्य कहीं गए ही नहीं है। वो आज भी जिंदा है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर। बस जरूरत है तो उस सोए हुए किंग मेकर को जगाने की। बिल्कुल सही। आज हम जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी है। भारत के सबसे बड़े चाणक्य एक्सपर्ट राधाकृष्णन पिल्लई की बेस्टसेलर नॉवेल चाणक्य इन यू, आप में चाणक्य। ये कहानी है एक आम लड़के की जो अपनी बोरिंग जिंदगी और कंफ्यूजन से निकलकर चाणक्य नीति की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट बनता है। ये सफर है एक ढूंढने वाले से किंग मेकर बनने का। तो अगर आप भी अपनी साधारण जिंदगी से थक चुके हैं और अपने अंदर छिपे उस जीनियस को बाहर लाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही बना है। चलिए अपने अंदर के चाणक्य से मिलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। जो एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या कोई 2300 साल पुरानी सलाह आज के तेज तरार जिंदगी में काम आ सकती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या एक प्राचीन ग्रंथ किसी के करियर, कारोबार और यहाँ तक कि पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है? और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सफर की दास्तान है। बिल्कुल, एक आज के जमाने के इंसान की कहानी जो बचपन से लेकर एक सफल उद्यमी बनने तक चाणक्य के सिद्धांतों से अपनी जिंदगी को आकार देता है। और ये कहानी सिर्फ प्रेरणा के बारे में नहीं है ना? ये उन ठोस सिद्धांतों को समझने के बारे में है जिन्हें अर्थशास्त्र में बताया गया है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और सही सोच के जो नियम है वो समय के साथ बदलते नहीं है, बस उनके इस्तेमाल का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। ये एक व्यक्ति के अंदर के चाणक्य को जगाने की यात्रा है, कह सकते हैं। उसके दादाजी के रिश्ते से शुरू होती है जी। और बताया गया है कि दादाजी जो थे वो कहानियां सुनाने में माहिर थे। हाँ, मतलब वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि जाओ किताब पढ़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहानियों के जरिए ज्ञान देते थे। ये तरीका बहुत अहम है। क्यों? इसमें क्या खास बात है? देखिए, दादाजी यहाँ एक अनौपचारिक गुरु की भूमिका निभा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा पैदा करना था। अच्छा। ये गुरु शिष्य परंपरा का पहला और सबसे जरूरी रूप है, जहाँ सीखने की प्यास जगाना सिखाने से ज्यादा जरूरी माना जाता है। बिल्कुल। और उनकी एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जहाँ उस बच्चे की नजर एक खास किताब पर पड़ी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहीं से कह सकते हैं पहली चिंगारी जली। हाँ, पर एक बच्चे के लिए तो ये बहुत भारी भरकम किताब होगी। वही तो। और इसीलिए दादाजी ने उसे किताब थमा के छोड़ नहीं दिया। उन्होंने उसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियां सुनाई, कैसे एक साधारण से लड़के को एक अखंड भारत का सम्राट बना दिया। तो कहानियों ने उस मुश्किल ग्रंथ को दिलचस्प बना दिया। बिल्कुल। तो अर्थशास्त्र से उसका पहला परिचय डरावना नहीं बल्कि रोमांचक था। ये सिर्फ एक किताब से परिचय नहीं था, बल्कि सोचने के एक बिल्कुल नए तरीके से पहला सामना था। तो चिंगारी तो लग गई थी, लेकिन इसे आग बनने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। हाँ, गुरु की जरूरत थी। किताब तो मिल गई, पर उसे समझने के लिए गुरु चाहिए था। इसके बाद कहानी का नायक एक गुरुकुल पहुंचता है, एक संस्कृत के प्रोफेसर के पास। और ये कोई बड़ी क्लासरूम वाली बात नहीं थी। नहीं, वही तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये एक शिक्षक एक छात्र वाली पारंपरिक व्यवस्था थी। हाँ, ये 1-on-1 मेंटरशिप का क्लासिक उदाहरण है। यहाँ सीखना सिर्फ पाठ तक सीमित नहीं होता। शिष्य गुरु के साथ रहता है, उनके आचरण से, उनके सोचने के तरीके से, उनके व्यवहार से, हर चीज से सीखता है। बिल्कुल। ये ज्ञान को जीने का तरीका है, सिर्फ पढ़ने का नहीं। और उनकी पहली मुलाकात का जिक्र भी काफी दिलचस्प है। गुरुजी ने सबसे पहले उसके अर्थशास्त्र के उच्चारण को ठीक किया। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। लगती छोटी है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या? ये एक संकेत था। गुरु ये कह रहे थे कि अगर तुम इस ज्ञान के समंदर में उतरना चाहते हो तो उसकी शुरुआत सम्मान और अनुशासन से होगी। अच्छा। अगर तुम शास्त्र का नाम ही सही से नहीं ले सकते तो उसके अंदर के गहरे अर्थ को कैसे समझोगे? ये पहली परीक्षा थी। क्या शिष्य में विनम्रता और सीखने की लगन है? वाह, मतलब पहली ही क्लास में सबक मिल गया। स्रोत में ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 कृपाओं का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत सुंदर विचार है। पहली है स्वयं कृपा, यानी आपकी अपनी मेहनत, जो नायक ने की ही गुरु तक पहुंचकर। जी, लेकिन बाकी 3 भी जरूरी हैं। दूसरी है ईश्वर कृपा, मतलब किस्मत का साथ।
तीसरी है गुरु कृपा, यानी गुरु का मार्गदर्शन। और चौथी है शास्त्र कृपा, यानी उस ज्ञान का आशीर्वाद जो खुद को आपके सामने खोल दे। नायक ने मेहनत तो कर ली थी, पर उसे बाकी 3 की तलाश थी। और लगता है गुरु कृपा उसे एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर ले गई। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। गुरुजी उसे एक नए शब्द से मिलवाते हैं, आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी। चाणक्य इसे सभी विज्ञानों के लिए दीपक मानते थे। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, मतलब क्या है इसका? देखिए, आन्वीक्षिकी को हम आज की भाषा में क्रिटिकल थिंकिंग या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। गहरा किस तरह से? ये सोचने का विज्ञान है, द साइंस ऑफ थिंकिंग। इसमें दर्शन का आधार है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को लागत कम करनी है। ठीक है, ये तो एक आम कॉर्पोरेट समस्या है। हाँ, अब एक सामान्य मैनेजर क्या सोचेगा? वो कहेगा खर्चे देखो और कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दो, लागत कम हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आन्वीक्षिकी से सोचने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं सोचेगा। तो वो कैसे सोचेगा? वो पूछेगा इस फैसले का लंबी अवधि में क्या असर होगा? क्या ये धर्म और नैतिकता के अनुसार सही है? जो कर्मचारी सालों से वफादार रहें, उन्हें निकालने से कंपनी की साख पर क्या असर पड़ेगा? मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं। क्या समाज में हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या लागत कम करने का कोई और रास्ता है जिससे किसी का नुकसान ना हो? वो सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, बल्कि सही समाधान ढूंढ रहा है। यही आन्वीक्षिकी है। हाँ, इसीलिए ये सभी विज्ञानों के लिए दीपक है, क्योंकि ये सही रास्ता दिखाती है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भी इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जी, शतरंज आन्वीक्षिकी का एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। ये आपको सिखाता है कि हर चाल का एक नतीजा होता है। आपको सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में नहीं सोचना। नहीं, आपको सामने वाले की 10 अगली चालों के बारे में भी सोचना होता है। ये आपको रणनीति, धैर्य और परिणामों का अंदाजा लगाना सिखाता है। इसका मकसद एक ऐसा लीडर तैयार करना था जिसे चाणक्य राजर्षि कहते थे। राजर्षि मतलब राजा और ऋषि का मेल। बिल्कुल, एक ऐसा लीडर जो ताकतवर भी हो और ज्ञानी भी, जिसके पास सत्ता की शक्ति हो लेकिन उसे चलाने के लिए ऋषि जैसा विवेक और नैतिकता भी हो। आन्वीक्षिकी उसी विवेक को जगाने का जरिया है। तो अब नायक के पास ये सैद्धांतिक ज्ञान था। जी, अब बारी थी इसे असल दुनिया में आजमाने की। हाँ, असली परीक्षा तो अब थी। और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन उसकी अर्थशास्त्र की समझ से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे बिना वेतन के सीधे अपने साथ काम करने का मौका देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है सिर्फ इसलिए कि किसी को एक पुरानी किताब की समझ है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन वो चेयरमैन ज्यादा दूर की सोच रहे थे। उन्होंने उस नौजवान में सिर्फ ज्ञान नहीं देखा, उन्होंने सोचने का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देखा। उन्होंने आन्वीक्षिकी से प्रशिक्षित एक दिमाग देखा। बिल्कुल, वो जानते थे कि ऐसे व्यक्ति को स्किल्स तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन ये सोचने का तरीका नहीं सिखाया जा सकता। ये एक तरह का निवेश था, एक अनोखी मेंटरशिप। हाँ, और ये चाणक्य के एक सिद्धांत से भी मेल खाता है, जो कहते हैं कि मुश्किल समय में किसी शक्तिशाली सहयोगी की शरण लेनी चाहिए। नायक के लिए वो चेयरमैन वही भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, ये समझ में आता है। इसके बाद जब वो अपना टूरिज्म का व्यवसाय शुरू करता है तो चाणक्य के सिद्धांत उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक खास बात का जिक्र है, पार्टनर्स को विक्रेता नहीं सहयोगी मानना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या था? इसका असर जमीन पर दिखता था। देखिए, एक वेंडर के साथ आपका रिश्ता लेन देन का होता है, काम करो पैसे लो बात खत्म, ट्रांजैक्शनल होता है। हाँ, लेकिन एक सहयोगी के साथ रिश्ता साझेदारी का होता है। इसका मतलब था कि जब टूरिज्म इंडस्ट्री में मंदी आई, जब बाजार मुश्किल में था, तो उसके वेंडर्स ने सबसे पहले उसका साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, क्योंकि रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं था, भरोसे का था। उन्होंने साथ मिलकर मुश्किल का सामना किया, एक दूसरे को संभाला। चाणक्य कहते हैं, मित्र और सहयोगी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सोने के सिक्के नहीं। यहाँ वही सिद्धांत काम आया। बिल्कुल, उसकी सोच एक आम कर्मचारी से उद्यमी में बदल चुकी थी। वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देख रहा था, वो एक मजबूत नेटवर्क बना रहा था। तो ये सफर उसे एक सफल व्यवसायी और फिर एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी बना देता है।
कहानियां खत्म हो सकती थी, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है जब उसके अपने बच्चे करियर चुनने की दहलीज पर होते हैं। क्योंकि असली परीक्षा यही है, क्या आपका ज्ञान और सफलता सिर्फ आप तक सीमित है या वो अगली पीढ़ी को भी प्रेरित कर सकती है। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। उसका बेटा अर्थशास्त्र के राजदूत यानी एम्बेसडर वाले अध्याय से प्रेरित होता है और उसी से प्रेरणा लेकर वो विदेश सेवा यानी डिप्लोमेट बनने का फैसला करता है। और ये नेतृत्व का अंतिम चरण है, विरासत तैयार करना। सफलता व्यक्तिगत नहीं रह गई, वो अगली पीढ़ी के लिए एक मशाल बन गई है। जिस तरह नायक को उसके दादाजी ने रास्ता दिखाया था, उसी तरह अब वो अनजाने में अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया है। किताब वही थी, अर्थशास्त्र, लेकिन उसके बेटे ने अपने समय और अपनी रुचि के हिसाब से उससे प्रेरणा ली। आप में चाणक्य का असली मतलब शायद यही है। बिल्कुल, इसका मतलब चाणक्य की तरह धोती पहनना या चोटी रखना नहीं है। इसका मतलब है उनके सोचने के तरीके को अपनाना, पहले खुद को जानना और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल करके दूसरों को रास्ता दिखाना। दादाजी से शुरू हुई यात्रा अब पोते तक पहुंच गई थी। ज्ञान का चक्र पूरा हो गया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाणक्य के सिद्धांत कोई पुरानी धूल भरी बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने, नेतृत्व करने और एक उद्देश्य के साथ जिंदगी जीने का एक जीवंत ढांचा है। सही कहा। ये हर युग में, हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब ज्यादातर रिएक्ट करते हैं। हाँ, ईमेल आया जवाब दो, समस्या आई तुरंत समाधान निकालो। हम सोचने के लिए वक्त ही नहीं निकालते। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि हम सबके अंदर एक चाणक्य यानी एक रणनीतिक विचारक मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो इस बातचीत के अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी जिंदगी में या हमारे काम में ऐसी कौन सी एक चुनौती है जहां हम सिर्फ तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर आन्वीक्षिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हम कुछ गहरे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जहां हम पूछ सकते हैं इसका लंबा असर क्या होगा, क्या ये नैतिक रूप से सही है और क्या इसे करने का कोई बेहतर, ज्यादा विवेकपूर्ण तरीका है। शायद उस एक चुनौती पर अलग ढंग से सोचने से ही हमारे अंदर का चाणक्य जागना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य एनयू की वो कहानी जो साबित करती है कि शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए लिखा गया है। जब आप ज्ञान को आचरण में लाते हैं तभी सफलता मिलती है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप बाहर के गुरुओं को ढूंढना बंद करेंगे और अपने अंदर बैठे गुरु की आवाज सुनेंगे। अगर आज आपको खुद पर भरोसा करने की नई वजह मिली है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप अपनी यात्रा शुरू करने को तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा दूसरों की सलाह पर चलते हैं लेकिन अपनी नहीं सुनते। ये वीडियो उन्हें उनकी असली ताकत याद दिलाएगा। और अब आज का वो सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, वो खुद राजा नहीं बने। इसे कहते हैं किंग मेकर बनना। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत गहराई से सोचकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मौका मिले तो आप जिंदगी में क्या बनना पसंद करेंगे? राजा, किंग जो गद्दी पर बैठता है, या चाणक्य, किंग मेकर जो राजा को बनाता और कंट्रोल करता है? और क्यों? किंग वर्सेस किंग मेकर, आप क्या चुनेंगे? पावर चाहिए या पद? अपना चुनाव कमेंट में लिखें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे ज्ञान और कहानियों के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के चाणक्य को जगाए रखिए। धन्यवाद।